हाँ, तो पहले साथियों स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएससीसी ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुनील आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th और 12th वाले सभी भाइयों के लिए व्याकरण। चूँकि देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो बस आप जो है हिंदी ठोस से जो है आप चाहते हैं कि हम 90 चाहे 95% या फिर 100 में 100 ला ले, तो ये जो है बाबू आपको संभव नहीं है। अगर आपको 90, 95 या फिर 100 लाना है, वो भी हिंदी में, तो आपको जो है ये हिंदी व्याकरण जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बात करते हैं, आप बोलिए कि सर हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़े। क्योंकि बाबू अगर देखिए, हिंदी व्याकरण आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो बिहार बोर्ड है, क्या बिहार बोर्ड जो है, आपका जो बिहार बोर्ड है, वो बिहार बोर्ड जो है आपको हिंदी और ऑब्जेक्टिव, हिंदी सॉरी हिंदी और व्याकरण, क्या लिख रहे हैं देखिए, हिंदी और व्याकरण जो है दोनों में से पूछता है। लेकिन अगर बात करेंगे कि सर हिंदी में से जो है आपको, तो हिंदी में से जो है मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो है दोनों चीज पूछा जाता है, बट इसमें जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। ऐसा क्यों? तो बाबू देखिए, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि व्याकरण में जो है आप बोलिएगा कि समास क्या होता है, चाहे वर्ण विचार क्या होता है, तो ये जो आपको जो है वर्ण विचार समास क्या होता है ये सब जो पूछेगा, तो ये जो बिहार बोर्ड जो दिया है हिंदी को, एक महीना जो आप लगाते हैं हिंदी से पढ़ने में, तब तो इनका जो है इनका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा, इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन अधिकतर ऑब्जेक्टिव जो है आपको व्याकरण से मिलेगा। तो इसलिए जो हम इनको व्याकरण को भी पढ़ना हम अनिवार्य समझते हैं। क्योंकि अगर देखें तो आपके बिहार बोर्ड में जो है, आपका जो बिहार बोर्ड है उसमें से अगर देखें 100% क्वेश्चन में देखें, 100% क्वेश्चन में देखें, 100% क्वेश्चन में आपको जो है 45% ही जो है आपको हिंदी से ऑब्जेक्टिव आता है। कितना आता है? 45% ही हिंदी से आता है। लेकिन अगर देखें तो 55% जो है आपका व्याकरण से आता है। आपके व्याकरण से जो आता है वो आता है 45% भी आता है, कभी कभार जो है 60% भी आता है। जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो हम लोग बार में जो है 60% का जो है ना हिंदी व्याकरण से पूछा था, इनके बाद जो 45% पूछा था हिंदी से। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हिंदी व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है। और ये जो है हिंदी में आपको सब्जेक्टिव इसलिए पूछता है क्योंकि बिहार बोर्ड अगर आपको दिया है एक मंथ का, मतलब मान लीजिए एक साल का समय दिया जाए, 1.5 साल का दिया है, जो भी दिया हो, उसमें जो है आपको जो देता है हिंदी पढ़ने के लिए, तो आप जब आपसे जो है जब ऑब्जेक्टिव बस पूछे, तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी तो जो आपका ना जो है तुक्का मार के जो है अपना सही कर लेते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव इसलिए उनसे पूछा जाता है क्योंकि अगर देखो सब्जेक्टिव पूछेगा तो सब्जेक्टिव में ये होगा कि मान लो तुम भाई कितना पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो है तुमको कितना समझ में आया, उसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन को बोलता है आंसर देने के लिए। इसलिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप कितना पढ़े हैं, कितना नॉलेज है आपके पास, कैसे लिख सकते हैं, इसी के लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आओ देखिए, हम बात करते हैं, हिंदी तो कर लिए, और हिंदी का जो है हम ऑब्जेक्टिव सेशन भी स्टार्ट किए हैं, जिनमें से जो है आज जो है हम 13 यानी कि 3 चैप्टर लिए थे, 11th 12th और मतलब 13 जो है, ये 3 चैप्टर हम लिए थे, जिसमें से 11वीं 12वीं और 13वीं चैप्टर, जो कि पहला आता है कबीर के पर, दूसरा आता है दीदी की डायरी और तीसरा आता है विक्रम विश्वविद्यालय। ये 3 चैप्टर को हम कंप्लीट किए थे और उनमें देखे थे हम करीब 65 जो है 65 ऑब्जेक्टिव किए थे। तो आप लोग वो वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो हिंदी व्याकरण तो आप पढ़ लीजिएगा, इधर ये वाला क्लास कर लीजिएगा, लेकिन वो वाला जो क्लास है, वो क्लास अगर आपका छूट जाएगा तो उसमें से जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है तो मान लीजिए आपको व्याकरण नहीं बना, अगर आप क्लास ये किए होंगे तब ना आपसे ये क्लास बनेगा, तो आप जो है वो क्लास भी कीजिए। तो चलिए आज हम जो है देरी न करते हुए जो है अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। व्याकरण, आखिर हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, तो इनको क्लीन कर लेते हैं।
इंक देख लेते हैं, इंक है कि नहीं। इंक चलने वाला है, देखे तो चलिए भर ही देते हैं फिर से इंक। बाकी एक हम डाले थे सुबह में, देख लेते हैं जैसा। हाँ चलिए, अब जो है हमारा आ गया लाइन पे। चलिए अब बात करते हैं कि हम हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। आखिर सर हमको हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखा वो हिंदी व्याकरण इसलिए पढ़ना चाहिए, अगर देखिए अगर आप पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो है आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आपको इंग्लिश का नॉलेज लेना होता है, तो आपको टीचर ये बोलता है कि आप सबसे पहले जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा, इनके बाद ही जो है आपको इंग्लिश समझ में आएगा। तो बाबू वही बात है कि आप जिस प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी को अच्छा तरह से, हिंदी को अच्छी तरह से सीखने के लिए, अच्छा तरह से सीखने के लिए आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है, हिंदी व्याकरण का आवश्यकता पड़ता है। बात करते हैं कि सर हम हिंदी व्याकरण अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हिंदी व्याकरण को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो आपको हम बताते हैं। इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण आखिर होता है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण क्या होता है। तो देखिए हिंदी व्याकरण क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर जो है इंग्लिश का ही चर्चा होता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, अदर मतलब कंट्री चले गए, तो अदर कंट्री में जो आपको जो है हर वक्त हर जगह तो आपको हिंदी ही मिलने को नहीं मिलेगा, हिंदी ही सुनने को नहीं मिलेगा, अलग अलग देश में आपको अलग अलग भाषा मिलेगा। तो मान लीजिए आप चले गए इंग्लैंड, इंग्लैंड में अधिकतर जो है अंग्रेजी चलता है। अब आपको अंग्रेजी आता है तब तो आप बोल लीजिएगा, और मान लीजिए कितना ऐसे भाई होते हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आता है, तो वो कैसे बोलेगा। तो उनको एक ही बान है, उनको बोलेगा भाई तुम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ो। तो ठीक इसी तरह से आप जो है अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए अपना देश में जो है आपको हिंदी का चर्चा है, तो अपना देश में तो बोल लेंगे, मान लीजिए बोलेंगे, अब मान लीजिए चले गए इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, मान लीजिए अदर कंट्री चले गए, वहां जो है आपको हिंदी सब नहीं चलता है। तो अब बोलेगा वो भाई, आपको बोलेगा कि भाई हमको भी सीखना है, या फिर ब्रो हमको भी सीखना है, कैसे सीखेंगे हम हिंदी। तो आप लोग एक ही जवाब दीजिएगा कि आपको जो है सबसे पहले हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए बाबू हिंदी व्याकरण कहते हैं कि हिंदी व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता है, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण। क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण। एक बार हम फिर से लिख देते हैं कि हिंदी व्याकरण क्या है। देखिए हिंदी व्याकरण या फिर व्याकरण ही रहने देते हैं, तो लिखेंगे कि व्याकरण क्या, व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं जिसके
पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध मनुष्य को हिंदी शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आए या फिर आवे तो उसे हिंदी व्याकरण कहा जाता है। देखिए हमारे राइटिंग पे नहीं जाएगा, राइटिंग में कुछ इसी तरह से लिखेंगे। आपको जो है नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर मतलब यूट्यूब चैनल में मतलब टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो है आपको अच्छा से मिलेगा, मतलब हैंड राइटिंग से बनाया गया नोट्स है, तो आपको मिल जाएगा। राइटिंग करने से हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम लिखे हैं कि व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, कहते हैं व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं। क्या लिखे हम? उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं। और मान लीजिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी शास्त्र लिखेंगे, अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं तो इसी में हम इंग्लिश जोड़ देते हैं, ग्रामर। तो कहता है व्याकरण उस हिंदी शास्त्र को कहते हैं जिनके पढ़ने से मनुष्य को, और मान लीजिए मनुष्य पढ़ रहा है तो मनुष्य बोलेगा, जानवर तो पढ़ नहीं रहा है तो मनुष्य बोल रहा है। जिनके पढ़ने से मनुष्य को हिंदी, कहता है मनुष्य को हिंदी शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आवे, कहता है बोलना आवे तो उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण। बात करते हैं हम कि हिंदी व्याकरण जो, ये तो हम बात पता कर लिए, लेकिन सर इनका कुछ प्रकार भी होता है, तो हाँ वो प्रकार होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण का कितना प्रकार होता है और क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं, इनको तो क्लीन करते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण के प्रकार। क्या व्याकरण के प्रकार, क्या लिखे हैं? व्याकरण के प्रकार। अगर देखे वो इनका प्रकार देखे तो प्रकार यहाँ लिख दिए प्रकार। देखिए इनका प्रकार देखे तो इनका जो प्रकार होता है वो होता है आपको 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। उनको हम लिख देते हैं। जैसे देखिए वर्ण विचार, पहला नंबर लिखे हैं वर्ण विचार, दूसरा नंबर लिखते हैं शब्द विचार, तीसरा नंबर लिखते हैं ये तीसरा नंबर में होता है वर्ण विचार लिख दीजिए, शब्द विचार लिख दीजिए, उसके बाद वाक्य विचार, चौथा होता है हमारा छंद विचार, और पांचवा होता है चिन्ह विचार। होता है चिन्ह विचार। भाई क्या लिखा रहा है? चिन्ह विचार। ये तो हम बता दिए चिन्ह विचार होता है। तो ये तो हम बता दिए आपको कि मान लीजिए अगर आपसे जो है कोई पूछेगा भाई क्या पढ़ के आया है या फिर क्या किस चीज का क्लास कर रहा है, तो आप बोलिए कि हम हिंदी व्याकरण क्लास कर रहे हैं। तो आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि हिंदी किसे कहते हैं, मतलब हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, या फिर हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आपसे पूछिए हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार होते हैं तो आपको बोलना है 5। कितना बोलना है? 5। अब आपको बोले कौन कौन होता है, तब बताना है आपको। वर्ण विचार होता है, शब्द विचार होता है, वाक्य विचार होता है, छंद विचार होता है और चिन्ह विचार होता है। क्या होता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार होता है। अब बात करते हैं, ये तो आपको इनका हो गया प्रकार, लेकिन मुख्यतः प्रकार के बारे में बात करें तो इनका जो मुख्यतः प्रकार होता है वो आपको जो है 3 प्रकार का होता है। वो मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः। बात करते हैं कि सर ये मुख्यतः 3 प्रकार कौन कौन सा होगा। तो वो मुख्यतः करने में जिनका यूज जो है ज्यादातर आता है, जिनका चर्चा ज्यादातर आता है, तो ज्यादातर चर्चा जो आता है वो होता है आपको वर्ण विचार का,
दूसरा होता है शब्द विचार का और तीसरा होता है वाक्य विचार का। तो यही 3 ठो जो है मुख्यतः है। क्या है? मुख्यतः है। कितना है? यही 3 ठो जो है मुख्यतः। अब बात करते हैं, हम लिख देते हैं पुनः ऊपर में कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार। कितना? 3 प्रकार। देखिए कौन कौन? वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। क्या लिखे? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। मुख्यतः कितने होते हैं? 3। कितना? मुख्यतः 3। आपके बिहार बोर्ड में अगर पूछ देगा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बना के लिखते हैं कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो क्या भरिएगा? तो डी वाला भरिएगा 5। कितना? 5। अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार? मान लीजिए ए में दिया 2, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया 5। क्या डी में क्या दिया? 5। तो क्या लगाना है आपको? व्याकरण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो व्याकरण मुख्यतः कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। वही व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? 5। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो पूछिए हमसे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। आगे हम पढ़ते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है। क्लियर करते हैं इनको। ये तो बेसिक था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार स्टार्ट करने से पहले जो है हम बात करेंगे कि वर्ण क्या होता है। क्या होता है वर्ण? वर्ण विचार स्टार्ट करने से पहले हम क्या समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। देखिए वो वर्ण क्या होता है, क्या लिखे हम? वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं कि सेल जो होता है यानी कि कोशिका, जिस प्रकार हम कोशिका को पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर के क्या लिखते हैं? मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम बोलते हैं कोशिका। ठीक उसी प्रकार हम बोलते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं क्या? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। तो लिख देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं? वर्ण। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या लिखे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण कौन कौन सा होगा। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगा, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, क, स, ट, त, प, व, ये सब जो है ETC, ये सब जो है आपका वर्ण है। क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। फिर से एक बार देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे क, च, ट, त, प, य, र, मतलब ये सब जो है क्या है? वर्ण।
अब बात करते हैं कि हम वर्ण विचार किसे कहते हैं, और वर्ण विचार में हम पढ़े क्या वर्ण क्या होता है। बात करते हैं कि हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या लिखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब वर्ण के प्रकार के बारे में हम देखते हैं। हाँ, हम छोटे हैं, बोर्ड तो ऊपर है, जिनकी वजह से हमको लिखने नहीं आता है। देखिए, वर्ण के प्रकार के अगर बारे में बात करें तो वर्ण को जो है मुख्यतः नहीं, वर्ण को अगर देखें तो इनको अगर देखें वर्ण को, तो वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया है। एक जाति के आधार पे, और एक जो है वैसे मतलब क्या बोले उनको, मतलब समझे कि वर्ण को जो है दो भागों में बांटा है। पहला स्वर वर्ण, एक वर्ण के आधार पर बांटा गया, और एक जो है जाति के आधार पर बांटा गया है। तो एक हो जाएगा आपको वर्ण स्वर वर्ण, और दूसरा जो हो जाएगा आपको व्यंजन वर्ण। क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। ये तो हो गया आपको वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर वर्ण कितने भागों में बट गया है? कितने भागों में? दो भागों में, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं कि जाति के आधार पर इनको कितने भागों में, तो जाति के आधार पर स्वर वर्ण, जाति के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए वर्ण के आधार, ये तो वर्ण के आधार पे कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। और जाति के आधार पर अगर देखें तो जाति के आधार पर भी जो है वह इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला सजातीय और विजातीय। सजातीय वर्ण और विजातीय, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। इसे एक बार देखिए, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला स्वर वर्ण और दूसरा भाग हो गया आपको व्यंजन वर्ण। सॉरी हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं देखिए इनको स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया। सॉरी देखिए हम यहाँ पे गलती कर दिए, ध्यान कहाँ रहता है। ये मतलब अब देखिए पुनः समझते हैं। देखिए वर्ण को जो है हमारा जो वर्ण है इनको दो ही भागों में बांटा गया। कौन कौन? दो भागों में बांटा है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। बात करते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए अगर स्वर वर्ण देखें, क्या हुआ मार्क हाँ चलिए देखते हैं। देखिए अगर स्वर को देखते हैं तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? कहता है स्वर वर्ण कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए क्या कहता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण को भी एक बात बोले तो स्वर वर्ण जो होता है वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र, ये जो है स्वतंत्र पंछी होता है। अब बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो जिस प्रकार कहता है कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे सिवा क्या वजूद मेरा। ठीक उसी प्रकार देखिए कहता है
हम तेरे भी, यानी कि ये जो है व्यंजन जो है स्वर वर्ण के बिना जो है, क्या स्वर वर्ण के बिना जो है इनका कोई रुतबा ही नहीं है। स्वर वर्ण, अगर ये स्वर वर्ण नहीं आएगा इनके पास तो इनका जो वर्ण है वो अधूरा रहता है। क्या रहता है? अधूरा रहता है। अब जैसे देखिए ना, क हो गया, स हो गया, ट हो गया, तो ये जो है क, आप बोलिए क, क्या बोले? क बोलिए, क्या? क। तो क का जो उच्चारण है, देखिए क का जो उच्चारण है, तो क में जो है कहलन और प्लस अ, अब जो है ये मिलकर बना क, यानी कि कहलन और अ, ये अ जो है ये वो अ क्या है? ये तो स्वर वर्ण ही है। तो क्या कहते हैं? हम तेरे बिना अब रह ना सकते, तेरे सिवा क्या वजूद मेरा, यानी कि वजूद मेरा। देखिए ये भी स्वर्ण है। तो कोई व्यंजन वर्ण का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो स्वर वर्ण का सहायता न लेता हो। तो वही है कि व्यंजन वर्ण हम क्या लिखेंगे कि व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या लिखें कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? हम व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण क्या होता है? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं कि हम स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा है। तो स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया? तो इनको जो है दो भागों में, सॉरी तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में कैसे बांटा है? तो तीन भागों में जो, अब इनको जो है जो हम बता रहे थे तभी कि एक जातीय और विजातीय होता है, ये जो है इनको जो है दो प्रकार से बांटा जाता है। एक जो होता है वो होता है मात्रा के आधार पर। क्या होता है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर। अब बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर कितने? तीन प्रकार के होते हैं। और जाति के आधार पर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार को। तो ये जो है स्वर वर्ण को जो है हम अच्छा से क्लीन करके, और इनका जो है मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उनको हम लिख देते हैं। तो हम क्लीन कर देते हैं, इनके पास लिखते हैं। चलिए, सूख सूख गया, अभी क्लास था। इनको क्लीन करना है, एक मिनट क्लीन करना पड़ेगा। देखिए अब लिखते हैं। देखिए हम क्या बोले थे कि मात्रा के आधार पर सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं। इनके बाद बताएंगे आपको कि जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा
के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार। देखिए, मात्रा के आधार पर जो है स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रकार जो है कितने होते हैं? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 3 भागों में कौन कौन आता है। पहला आता है ह्रस्व। ह्रस्व ह्रस्व। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो आता है वो आता है प्लुत स्वर। ये जो है मात्रा के आधार पर है। किनके आधार पर है? मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर है ये 3 प्रकार के। इनके बाद हम समझते हैं कि जातीय के आधार पर जो है, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार। तो जाति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है सजातीय और दूसरा जो होता है वो होता है विजातीय। अब देखिए हम समझते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या आता है, दीर्घ स्वर क्या आता है, प्लुत स्वर क्या आता है। जिस प्रकार आप स्वर वर्ण के बारे में बात करेंगे, स्वर वर्ण को अच्छा तरह से पहचानेंगे, ठीक उसी प्रकार जो है आपको जातीय, सजातीय और विजातीय ये भी समझ जाएंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये भी समझ जाएंगे। तो देखिए स्वर वर्ण क्या लिखते हैं। अब देखिए एक हम नोट लिखते हैं कि स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब देखिए स्वर वर्ण की संख्या कितने लिखे हैं? 11 होते हैं। अब ये 11 कौन कौन होते हैं देखिए। पहला होता है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, ओ, ये तक होता है। अब देखिए हम लिखते हैं ह्रस्व स्वर क्या आता है, दीर्घ स्वर क्या आता है और प्लुत स्वर क्या आता है। ह्रस्व। देखिए ह्रस्व स्वर क्या आता है। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है कि वैसा स्वर वर्ण, क्या? वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। ह्रस्व स्वर वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर कहने का मतलब क्या गया? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर क्या लिखे कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। अ जैसे बोलिए अ, तुरंत बोलते हैं क्या? तुरंत हम बोलिए तो ये एक मात्रा का समय लगेगा। हर्ष ई एक ही मात्रा का समय। उ और री, ये जो है आपको कहलाता है ह्रस्व स्वर। क्या? अ ई उ री, अ ई उ और री, ये जो है आपको कहलाता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। यानी कि इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं अ ई उ री, ये जो है क्या कहलाता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व। अब देखिए आपसे ये भी पूछेगा
कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर स्वर वर्ण कितने होते हैं, या फिर स्वर वर्ण मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, फिर जाति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण मुख्यतः अगर देखें, स्वर वर्ण मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वही देखिए जाति के आधार पे, तो जाति के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। अब बात करते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर वर्ण होते हैं 11। कौन कौन, तो अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ। क्या, ए, ऐ, ओ, ये हो गया। अब बात करते हैं कि हम ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं सबसे पहले, तो ह्रस्व स्वर जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है, तो अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। अब बात करते हैं कि इनकी संख्या कितना होता है। तो अ 1, ई 2, उ 3 और री 4। तो इनकी संख्या कितना हो गया, 4। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 4। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 4। अब बात करते हैं कि हम दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में, यानी कि वैसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में यहाँ पे एक मात्रा का समय लगा था। कितना, एक मात्रा का समय लगा था। ठीक यहाँ पे जो है 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। क्या, 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन होता है। अब देखिए ये छुटा हुआ है, जैसे देखिए आ, क्या, आ यानी कि अ और प्लस में आ मिल के बनाता है आ। अब देखिए एक तो ये हो गया, एक ये और ये देखिए 2 मात्रा का समय लगा हुआ है। तो आ, ई, उ, एक तो ये हो गया आ, ई। देखिए यहाँ पे ई, यहाँ पे एक ही मात्रा होता है। यहाँ पे देखिए आ, थोड़ा उच्चारण जोर से होता है, आ, ई, उ, कैसे, उ। इनके बाद देखिए ऐ, ओ। ये देखिए, ये जो आपको 2 मात्रा का समय लगता है, तो ये जो है आपको क्या कराएगा, दीर्घ स्वर। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या होगा, देखिए आ, तो आ, ई, इनके बाद क्या लिखे हैं, उ, इनके बाद ऐ, ओ और ओ। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कितना होगा, 7। कितना, 7। कितना, 7। यानी कि ह्रस्व स्वर कितना, 4। दीर्घ स्वर कितना, तो 7। तो 7 4 कितना हो गया, 11। और बोलिए सर ये तो 11 तो है, आपको 2 एठो में पूर गया। और प्लुत स्वर में क्या होगा, तो प्लुत स्वर बाबू जिस प्रकार एक हो गया, एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर जो है 2 या 2 से अधिक मात्रा का अगर समय लगता है, तब उनको हम बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। यानी कि जैसे बोलिए ओम, यानी कि ज्यादा देर तक उच्चारण होता है। नमः शिवाय, क्या, शिवाय, मतलब थोड़ा देर तक उच्चारण होता है। तो ये सब जो है क्या करेगा, प्लुत स्वर। यानी कि जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, तो उनको हम बोलते हैं क्या, प्लुत स्वर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो है, ये आपको मात्रा के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब ठीक इसी प्रकार देखिए जाति के आधार पर और विजाति के आधार पर कितना होता है। देखिए आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे अ और आ, ई, ओ और ओ। देखिए तो देखने में सेम यही लगता है, अ और आ एक ही जाति का लग रहा है ना, ई और ई। उच्चारण देखिए ई, इनका भी ई, इनका भी ई, यानी कि ये भी होगा। इसमें देखें तो ए फॉर आपको अ भी होता है, या फिर ए डबल ए लिखे चाहे अ लिखे, ए फॉर आकार ये भी होता है। तो आ और आ उच्चारण तो एक ही है। तो एक जाति का ये हो गया, एक जाति का ये हो गया, एक जाति का ये हो गया। दिखने में एक ही जाति का लगता है, यानी कि देखने से ये लग जाता है। तो ये क्या होता है,
सजातीय। अब बात करते हैं, हम लिखते हैं जैसे लिखते हैं अ और ये लिखते हैं ए, ये कभी एक जाति होगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा विजातीय। यानी कि वैसा स्वर जो एक ही जाति से रहता हो उसे कहते हैं सजातीय, और जो अलग अलग जाति से रहता हो उसे कहते हैं विजातीय। जैसे अ सजातीय, ई सजातीय, उ सजातीय, ए सजातीय, ओ ये सजातीय है। फिर वह देखते हैं विजातीय, अ ई विजातीय हो गया, ई उ विजातीय हो गया, ई ए विजातीय हो गया, तो ये सब करता है विजातीय। अब तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर दिया, आपको स्वर वर्ण कंप्लीट कर दिया। अब हम ट्राई करते हैं व्यंजन वर्ण में घुसते हैं। चलिए व्यंजन वर्ण स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण को आप कंप्लीट कर देंगे आज। इनके बाद जो है दूसरे यानी कि इससे नेक्स्ट क्लास जो है वो व्याकरण के अगर देखेंगे तो उसमें आपको हम शब्द विचार पढ़ाते हुए नजर आएंगे। बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, इन्हीं के कारण से जो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, तो आप लोग बोले राइटिंग पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बस समझिएगा। अगर देखिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो राइटिंग पर ध्यान देते हैं, समझने पर कम ध्यान देते हैं, तो ऐसे में अगर आप राइटिंग देखिएगा तो राइटिंग भी हमारा उतना अच्छा नहीं बनता है। और अगर आप टेलीग्राम पे तो पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, इसमें लिखने से कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ से। देखिए हम बात करते हैं व्यंजन का योग। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन वर्ण। क्या व्यंजन वर्ण? क्या हो गया व्यंजन वर्ण? हम क्या बोले थे व्यंजन वर्ण? कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। इनका भी हम मतलब परिभाषा लिखते हैं, वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता हो उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या हो गया? वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण के हम प्रकार समझते हैं। इनकी का प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं का। देखो इनके प्रकार के बारे में अगर देखें तो व्यंजन वर्ण का जो होता है वह 3 प्रकार होता है। पहला होता है अंत अस्त व्यंजन,
अगर गलती हो गया तो माफ कीजिएगा। दूसरा होता है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तीसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, और तीसरा होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अगर बात करें वो टोटली, अगर देखिए व्यंजन वर्ण के बारे में पता करें तो व्यंजन वर्ण जो होता है आपको, वह होता है आपको 33। हालांकि अब जो देखेगा, मतलब अब का जो व्याकरण दिखेगा तो उसमें आपको 35 ठोक कर दिया गया है। कितना? 35 ठोक कर दिया गया, यानी कि 2 ठोक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक्चुअली में 33 को हम से पहले जो है, पहले मतलब पिछले वाला अगर व्याकरण में देखेगा तो उसमें आपको दिखाएगा 33 और 2 बढ़ गया है तो टोटली जो है आपको 35 हो जाएगा। यानी कि अयोगवा जो था, अयोगवा को ला के दे दिया है इसी में 33 में, तो 33 तो कितना हो गया? 35 हो गया। तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो होता है वो होता है 4। कितना? 4। अब बात करेंगे कि 4 कौन कौन होता है, तो य, र, ल और व, ये 4 जो होता है वह अंतःस्थ व्यंजन होता है। बात करते हैं कि उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन यानी कि जिनको बोलने पर उष्मा का प्राप्ति होता है। जैसे मुंह पे बोले तालव्य स, ह, मूर्धन्त स, दंत स, जब ये बोलते हैं तो आप मतलब एक बार अति कीजिएगा, मतलब महसूस कीजिएगा, तो आपके जैसे हाथ रखिएगा ना, बोल के बोलिए जैसे तालव्य स, ऐसे करके जो बोलेंगे तो आपको जो है उष्मा का प्राप्ति होगा, यानी कि उष्मा का महसूस होगा। तो जिनके बोलने से जो उष्मा निकलता हो, यानी कि उष्मा का प्राप्ति होता हो, उनको हम बोलते हैं क्या? उष्ण व्यंजन। यानी कि तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, ये क्या करता है? उष्ण व्यंजन। क्या होता है? उष्ण व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं सर? स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि जिनका उच्चारण, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। यानी कि जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, स्पर्श करने का मतलब छूने से होता है, उनको हम बोलते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है, तो स्पर्श व्यंजन जो होता है बाबू, वो होता है आपको 25 ठो। कितना? 25 ठो। कितना होता है? 25 ठो। कितना होता है? 25 ठो। अब देखिए समझते हैं कि 25 ठो कौन कौन होता है। पहला होता है कवर्ग, सवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे कवर, चवटर, तर्क ये क्या होता है, और बहुत से नहीं समझे हैं तो बता दूं, कवर्ग कहने का मतलब है कवर का पूरा लेटर, यानी कवर का पूरा वर्ण। जैसे देखिए कवर्ग में क्या क्या लिखते हैं? क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं और अंग लिखते हैं। तो ये जो है इन सभी को हम बोलते हैं कवर्ग। तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, 1 2 3 4 5। कवर्ग में 5 त, थ, द, ध, न, च, छ, लेकिन ये ऊपर में होता है, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, सॉरी ड ऐसे होते हैं, ड, ढ और न, प, थ, ब, भ, म। ये हो गया। इनको हम क्या बोलते हैं? कवर्ग। इनको हम बैक क्या बोलते हैं? तवर्ग। इनको क्या बोलते हैं? चवर्ग। इनको क्या बोलते हैं? टवर्ग। इनको क्या बोलते हैं? पवर्ग। देखिए 1 2 3 4 5, ये 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 भी हो गया। 5 ठो ये हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना है? 5 है। 5 गो लेटर है और 5 मतलब 5 गो में देखिए कवर्ग में आ गया 5 गो, चवर्ग में हो गया 5 गो, टवर्ग में हो गया 5 गो, तवर्ग में 5 गो और पवर्ग में कितना? 5 गो। 5 गो को हम 5 बार से जोड़ेंगे कितना होगा? देखिए 25 टो। तो टोटल कितना होगा? स्पर्श व्यंजन किसमें कितना होगा? 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन कितना? 25। कितना होता है? 25। अंतःस्थ व्यंजन। अब इनको परिभाषा के रूप में कैसे बोलेंगे?
तो आपसे जो है परिभाषा तो पूछेगा नहीं बाबू, लेकिन हम आपको याद रखने के लिए बता देते हैं कि अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए अंत अस्त व्यंजन अगर पूछे आपसे कि अंत अस्त व्यंजन किसे बोलते हैं, तो शॉर्टली आपको बता देना है कि य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं, य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। अगर उष्म व्यंजन के बारे में बोले तो आपको उतना बड़ा डिफिनेशन नहीं याद रहेगा, तो डायरेक्ट आपको बोलना है तालव्य से वृद्धंश दंश और ह को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। तालव्य से वृद्धंश दंश और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन बोलिए कि जिनके उच्चारण से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पष्ट होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उच्चारण स्थान पे जो है चलते हैं। इनके बाद जो आएगा लिपि, और लिपि के बाद जो हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा। तो बता दिए एक बात को याद रखिएगा कि एक नोट हम बना के देते हैं और हमको प्रूव भी आपको कर देते हैं। बहुत आदमी बोले कैसे होता है बताओ हमको। तो आप ये याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या होता है, की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 52। बोले सर हमको प्रूफ चाहिए, कैसे होता है बाबू, तो जुड़ा देते हैं। स्वर वर्ण कितना, 11। कितना, स्वर वर्ण 11। अब देखिए व्यंजन वर्ण 33 होता है, लेकिन अयोगवा 2 आ जाता है तो कितना, 35 कितना, 35। इनके बाद देखिए संयुक्ताक्षर जिसको बोलते हैं अक्षर, प्रज्ञा और स्वर, संयुक्ताक्षर कितना, 4 गो। अयोगवा हो गया, देगो कितना, 2। अब जोड़िए तो एक बार मिलता है 5 कितना हो, 5 9, 9 हो गया और 3 1 4 हुआ, कितना हो गया, 49। ऐसे कैसे होगा, एक मिनट कुछ गलती कर दी थी, एक मिनट फिर से जोड़ देते हैं। स्वर वर्ण किसी में कितना होता है, स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण ऐसे करते हैं 33, ठीक। इनके बाद देखें तो संयुक्ताक्षर कितना, ये जो था 4, अयोगवा 2 और देगो 2। देखिए अब बोलिए सर अयोगवा किसे कहते हैं और देगो किसे कहते हैं, तो अयोगवा अंग और जो पढ़ते हैं ना उन्हें बोलते हैं अयोगवा, और देगो बरारा और ढ जो पढ़ते हैं इस तरह से, ये ढ और ये इनको बोलते हैं बरारा, इनको बोलते हैं बरार ढ। तो ये जो पढ़ते हैं ये देगो में पढ़ते हैं, और ये जो अयोगवा है इन्हीं को इसमें दे दिए हैं। तो देखिए जोड़ते हैं, 11 हो गया प्लस 33 कितना हुआ, 44। 11 33 44, 44 4 48, 11 और 4 कितना होगा, मतलब 33 और 11 कितना हुआ, 44 हुआ। 44 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 48 प्लस 2 कितना, 50, 2 52। 44 4 48, 48 2 50, 50 और 2 कितना हो गया, 52। हो गया प्रूव्ड। तो कैसे बताएंगे, स्वर वर्ण कितना, 11, व्यंजन वर्ण 33, संयुक्ताक्षर 4, अयोगवा 2 और देगो कितना, 2। तो टोटली कितना हो गया आपको, 52 हो गया। अब देखिए हम उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताते हैं। उच्चारण स्थान में आपको कुछ नहीं याद रखना है, याद रखने वाला कोई चीजें नहीं है, ऐसे आपको बताएंगे कि आपको वैसे ही याद रखेंगे, फिर आप कभी भूलने का नाम ही नहीं लीजिएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान याद करने के लिए सबसे पहले याद कीजिए हम स्पर्श व्यंजन का जो है परिभाषा क्या बताए थे। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा क्या बोले थे हम कि वैसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण यहाँ लिख देते हैं उच्चारण स्थान,
उच्चारण स्थान। क्या बोले थे कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ के स्पष्ट से होता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण, सॉरी स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो चलिए ठीक वैसे ही है। इसमें हम क्या पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन वर्ण कितना होता है? 25। कौन कौन? तो कवर्ग, इनके बाद चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब ये हम कवर चवर टवर क्या लिखे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कवर का मतलब 500 आ जाएगा, चवर का मतलब 500 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो है इनका उच्चारण कंठ हो गया, कवर, चवर, टवर, टवर स्पर्श से बोला जाता है। तो इनमें से जो आपको मान लीजिए पूछ दिया कि ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको देखिए कवर में क्या होता है? क ख ग आ जाता है। ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा डायरेक्ट कंठ। ये हो गया। तो इनमें से 25 तो हो गया। अब बात करते हैं हम कौन? अ स्वर वर्ण के बारे में बात करते हैं। अ और आ क्या है? अ और आ। देखिए अ और आ जो है ये आपको जो है एक ही जाति से है ना, इनको मान लेते हैं हम एक। क्या मान लेते हैं? एक। क्या मान लेते हैं? एक। इनके बाद देखिए लिखते हैं हर्ष ई और दीर्घ ई। ये भी तो थोड़ा एक ही जाति का लगना ना, इनका भी उच्चारण ये होता है, इनका भी ये होता है। मान लीजिए इनको मान लेते हैं तो ठीक, मान लीजिए तो इनके बाद आता है वो ओ और ओ, इनको भी मान लेते हैं हम। लास्ट वाला है ना, इनको मान लेते हैं हम कितना? ऊ ऊ। चलिए इनको बाद में क्या देखिए इनको और इनको जो है एक दो करके बिठा दीजिए तो क्या होगा? अ आ। ये कवर्ग हो गया, ई चवर्ग हो गया, ई और ई चवर्ग। अब ये तो हमारा तो निपट गया, एक जाति दो जाति करके जा, इनको हम करके बताते हैं। ये जो आपको थोड़ा हम ऐसे करके बता देते हैं जिनसे आप समझ लें, ठीक नहीं है कोई। अब देखिए लो ऊ और ऊ बोले तो हर्ष ऊ ऊ, यानी कि होठ जो है ना, होठ हमारा थोड़ा ऊपर हो जाता है ना, तो ये जो है ऊ और ऊ जो है ये आपको पावर कहा जाएगा। जैसे लिखिए बोलिए प प प, मतलब होठ थोड़ा हमारा उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी ऊ बोलिए ऊ ऊ, हमारा होठ फूट जाता है, यानी कि ये जो है आपको होठ से बोला जाता है। तो क्या? ऊ और ऊ। ये तो हो गया। बचा क्या? री। क्या बचा? री। क्या बचा बाबू? री। तो देखिए री जो है, री में देखिए तो इसमें से कोई ऐसा है जिसमें र छुपा हो, बोले तो मुर्धा। मुर्दा, मुर्दा नहीं मुर्धा होता है। मुर्धा मुर्धा, र है ना इसमें भी, तो र वाला को र के वाला के पास भेज दीजिए, हो गया। फिर एक और आ जाता है र, ये भी हो गया। ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हमारा निपट गया। अब तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर, ह में हम कैसे पहचानेंगे किसका क्या उच्चारण होता है? आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ये हो गया था हमारा इसमें हम क्या लिखते हैं? आ। इसमें हम क्या लिखते हैं? हर्ष ए और दीर्घ ए। इसमें हम क्या लिखते हैं? टवर में, हाँ टवर में रे लिखे थे। इसके बाद इसमें हमने कुछ लिखे थे और इसमें लिखे थे हम क्या? इसमें लिखे थे ओ और ओ, ये लिख दिए थे। अब देखिए अब क्या है, सबसे पहले देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है, इनको जो है ना उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे? ऐसे करके ह को ऊपर में ले जाइए। सबसे पहले ह को जो है ये जो है
इनको ऊपर में लिख रहा है, इनके बाद जो सबको सीरियल बाय सीरियल लिख लीजिए। जैसे देखिए इनको मान लेते हैं ए, इनको 2, 3 और 4 करके। तो एक में क्या है ह, 2 में क्या है तालव्य स, 3 में क्या है मूर्धन्य स, 4 में क्या है दंत स। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, हो गया ना, इतना तो हो गया। अब देखिए समझते हैं कि ए ऐ ओ औ ये भी तो सर छूट गया था, तो इनको क्या होता है, तो इनको भी बाबू हम बता देते हैं। देखिए अब लिखते हैं हम, जैसे देखिए हम लिखते हैं ए और ऐ, इनको समझा देते हैं। देखिए तो अगर हम ए लिखते हैं तो ए जो बनता है हमारा अ प्लस ई मिलकर बनता है क्या ए, अ और ई मिलकर जो बनता है ए, तो अ का उच्चारण स्थान देखिए तो यहाँ पे क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंठ। प्लस में देखिए तो ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालु। यानी कि ए जो है हमारा ए, ये आपको कंठ और तालु के स्पर्श से बोला जाएगा क्या, कंठ और तालु। तो कंठ और तालु, कंठ और तालु क्या हो जाएगा ए। ठीक वही देखिए अगर देखते हैं ऐ को, तो ऐ जो हमारा बोला जाता है अ और प्लस ई से मिलकर बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान देखिए क्या होता है, अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो वही होगा कंठ तालु ए ऐ। ठीक, ये भी हो गया। इनके बाद देखते हैं हम कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखिए ओ और औ लिखते हैं। ओ को अगर देखें, ओ को लिखे तो ओ को जब हम लिखते हैं तो होता है अ प्लस ओ, अ प्लस ओ मिलकर बनता है, हर्ष ओ मिलकर बनता है। तो देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ, तो यहाँ पे लिखेंगे कंठ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो यहाँ पे लिखते हैं ओष्ठ। यानी कि कंठ ओष्ठ के स्पर्श से क्या बोलता है ओ, कंठ ओष्ठ के स्पर्श से ओ और ओ, ये भी तो वही होगा। तो ये भी हमारा हो गया। और लास्ट में जो है एगो आता है नासिका, क्या होता है नासिका। नासिका, तो नासिका में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है आपको स्पर्श व्यंजन का जितना 25 ठो जो है वर्ण, स्पर्श व्यंजन का जितना 25 ठो जो वर्ण है उनका सभी मतलब वर्ण जो है लास्ट वाला, जैसे हो गया आपको अंग, या, न, न और म, ये सब जो है आपको नासिका से बोला जाता है। जैसे बोलिए ना अंगा, अंगा, नासिका पे भी जोर पड़ता है। इनके बाद देखिए या नासिका पे, न नासिका पे, तो ये जो है नासिका से बोला जाता है। तो ये हमारा उच्चारण स्थान भी कंप्लीट हो गया। इनके बाद स्वर वर्ण भी पढ़ लिए। और बात करते हैं हम थोड़ा लिपि क्या आता है, लिपि का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इनके बाद जो है बाद में हम ये वर्ण जो है मतलब वर्ण विचार जो है उनको हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए लिपि क्या होता है बता देते, वैसे ही आपको परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए लिपि जो होता है, लिपि किसे कहते हैं, तो मान लीजिए हम भी बैठे हैं, आप भी हैं, और भी कोई बच्चा है, और भी बच्चा देखता रहेगा। चाहे मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त है, हम आपका दोस्त हैं, भाई हैं, तो हम हैं और आप हैं। मान लीजिए हमारे मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, चाहे आपके मन में क्या चल रहा है नहीं वो चल रहा है, तो आप हमको बताइएगा तब हम समझेंगे, चाहे हम आपको बताएंगे तो आप समझेंगे। ठीक, तो हम अपने मन के विचार को, अपने मन के विचार को आपके सामने हम किस तरह प्रस्तुत करेंगे, मान लीजिए लिख कर प्रस्तुत करते हैं, चाहे बोल कर प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लिपि। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को लिख कर या फिर बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिपि। क्या बोलते हैं लिपि, क्या बोलते हैं लिपि। और बात करते हैं कि लिपि कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू लिपि जो है आपको, लिपि मुख्यतः नहीं, लिपि जो है आपको 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के 3 प्रकार के। तो लिपि कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन, देवनागरी लिपि,
रोमन लिपि और फारसी लिपि। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और फारसी लिपि। अब बात करते हैं कि देवनागरी लिपि किसे कहते हैं। तो देवनागरी लिपि हिंदी संस्कृत जिस लिपि में लिखा जाता है, हिंदी संस्कृत जिस लिपि में लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम देवनागरी लिपि। एगो नोट में याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि जो है दाएं से जो है बाएं की ओर लिखा जाता है, यानी कि ऐसे लिखा जाता है। ये दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इनके बाद आता है रोमन लिपि। तो इंग्लिश जिस लिपि में लिखा जाता है, यानी कि अंग्रेजी जिस लिपि में लिखा जाता है उनको हम बोलते हैं रोमन लिपि। और ये भी जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इनके बाद जो है आपको आता है क्या, वो आता है आपको क्या, फारसी लिपि। तो फारसी लिपि मराठी हो गया, उर्दू हो गया, जिस भाषा में लिखी जाती है, मराठी और उर्दू जिस भाषा में लिखा जाता है उनको हम बोलते हैं क्या, फारसी लिपि। और फारसी लिपि जो है आपको हमेशा जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। कैसे, तो ऐसे, यानी कि यहां से स्टार्ट करेगा, इधर से स्टार्ट करेगा और इधर लिखना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इधर से इधर आएगा। अपना लोग इधर से इधर लिखते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हिंदी जो है, मतलब अपना लोग जो पढ़ रहे हैं, तो अपना लोग यानी कि देवनागरी लिपि में पढ़ रहे हैं, तो देवनागरी लिपि जो है किस, मतलब कहाँ से किस साइड में लिखा जाता है, बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं या फिर दोनों या फिर इनसे कोई नहीं। तो दाएं से जो है हम बाएं की ओर लिखते हैं। तो आज जो है हमारा ये वर्ण विचार का जो है चैप्टर जो है, वर्ण विचार टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो है अपने अपने छोटे भाइयों को दिखाइए और अपने अपने छोटे भाइयों को दिखाइए। साथ ही साथ जो है आप ही देखिए, क्योंकि ये जो हम पढ़ाएं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, 12th एग्जाम हो गया, 10th का एग्जाम हो गया, चाहे मान लीजिए आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई और भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट का मतलब अदर चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको वर्ण विचार देता है। तो उनको भी आप देखिए। और साथ ही साथ जो है ये जो हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आप लोग से अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में शब्द विचार के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।